भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में कई स्थानों पर हमले किए गए। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। आईएसएच न्यूज़ ने इस पर कई वीडियोस जारी किए हैं। हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की खबरें भी जारी की हैं। आप उन्हें यहाँ देख सकते हो। याद कीजिए, हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से जब भारत पाकिस्तान तनाव के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, ये हमारा काम नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको याद होगा, हमने आपको इसके बारे में बताया था। उन्होंने ये बयान 9 मई 2025 को दिया था, लेकिन अचानक 10 मई को उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर पाकिस्तान पर हमला बंद करने को कहा। आश्चर्य की बात है ना। उन्हें कैसे पता चला? उन्होंने संयोग से तो फ़ोन किया नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने जासूसी एजेंसियों से कुछ चौंकाने वाली और चिंताजनक जानकारी मिली है, तभी उन्होंने फ़ोन किया। मैं कारण समझाने का प्रयास करता हूँ। भारत ने पाकिस्तान के 3 महत्वपूर्ण एयरबेसों पर हमला किया, जिनमें से सरगोदा एयरबेस, किराना हिल्स और नूर खान एयरबेस शामिल है। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर नूर खान एयरबेस, क्योंकि ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एकदम करीब है। ये महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये प्रमुख शहरों के एकदम नज़दीक है। इस पर हमला करना कोई छोटी बात नहीं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान देश के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक राजधानी नई दिल्ली से मात्र 20 किलोमीटर दूर एक शहर पर हमला कर दे। पाकिस्तान में भी स्थिति कुछ ऐसे ही थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति वैंस ने फोन करके हमला रोकने को क्यों कहा होगा? शायद वो संभावित परमाणु विकिरण के बारे में बात कर रहे होंगे। भारत ने कभी भी परमाणु हमले का जिक्र नहीं किया। हमारी प्रक्रिया में केवल गैर परमाणु हथियार ही शामिल थे। कारण वो नहीं था। कारण ये बताया जा रहा था कि नूर खान एयरबेस में संभवतः परमाणु हथियार छिपाए हुए हैं। और भारत का आक्रमण खतरनाक हो सकता था। डेरेक ग्रॉसमैन, अमेरिका के वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक। चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, ताइवान आदि की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों का बारीकी से अध्ययन करते हैं। उन्होंने कहा कि नूर खान एयरबेस पर भारत के हमले से पाकिस्तान के परमाणु केंद्र को नुकसान पहुंचा है। जिससे अब खतरनाक रेडियोधर्मी पदार्थ का विकिरण लीक हो सकता है। विकिरण या रेडियोधर्मी पदार्थ को देखा या सूंघा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, वाईफाई कनेक्शन जो आपके मोबाइल से जुड़ता है, आपको कोई वाईफाई तार या कॉर्ड दिखाई नहीं देता और न ही आप इसे महसूस कर सकते हो, लेकिन ये आपके मोबाइल से जुड़ा होता है और आपके शरीर को भी प्रभावित करता है। वाईफाई विकिरण बहुत ही कम होता है। परमाणु विकिरण या रिसाव भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह मनुष्य को प्रभावित कर सकता है तथा हवा, मिट्टी और पानी के माध्यम से फैल सकता है तथा पर्यावरण में लंबे समय तक बना रह सकता है। ठीक वैसे ही जैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, जहां अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम गिराए थे। 1945 के बाद से 80 वर्ष अब बीत चुके हैं तथा यद्यपि विकिरण धीरे धीरे कम हो गया है, फिर भी यह अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। विकिरण शरीर में प्रवेश कर सकता है और लोगों को बहुत बीमार कर सकता है, जिससे जलन, हृदय रोग या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अमेरिका चिंतित था और उसने भारत से हमला रोकने को कहा, विशेषकर नूर खान एयरबेस पर, क्योंकि वहां संभवतः परमाणु हथियार थे। परमाणु हमले के बाद विकिरण उत्सर्जन का पता नहीं लगाया जा सकता। ये तो आप अब तक जान ही गए होंगे। सोशल मीडिया पर आपने अक्सर डॉक्टरों को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के कारण फ़ोन को जेब में रखने के खिलाफ चेतावनी देते हुए सुना होगा। उनका कहना है कि फ़ोन से निकलने वाले विकिरण से पुरुष प्रजनन क्षमता पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि फ़ोन को अपनी शर्ट की जेब में या
तकिए के नीचे रखने से बचें क्योंकि इससे निकलने वाले रेडिएशन से बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लंबे समय तक वाईफाई का उपयोग शरीर को नुकसानदायक हो सकता है। 4G और 5G टावरों के खिलाफ बड़े पैमानों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं क्योंकि इनके विकिरण से पक्षी मर रहे हैं। इसके और भी कई जोखिम हैं। इसके पीछे का विज्ञान इस प्रकार है। मोबाइल द्वारा उत्सर्जित विकिरण 0.1 से 2 मिलीवैट हो सकता है। वाईफाई राउटर द्वारा उत्सर्जित विकिरण 0.01 से 0.1 मिलीवैट हो सकता है। एक परमाणु बम 1 मिलियन से 1 बिलियन मिलीवैट विकिरण उत्सर्जित कर सकता है। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं इसे फिर से समझाता हूँ। यहाँ एक उदाहरण है। जब आप एक जलती हुई मोमबत्ती के सामने खड़े होते हो तो आपको उसकी गर्मी उतनी महसूस नहीं होती। मोबाइल विकिरण मोमबत्ती की नरम गर्मी की तरह है। हालांकि यदि आप धधकती आग के पास खड़े होंगे तो आपका शरीर और अंग जल जाएंगे। परमाणु विकिरण एक विशाल जलती हुई आग के सामने खड़े होने जैसा है। परमाणु विकिरण कितना खतरनाक हो सकता है, यही कारण है कि उपराष्ट्रपति वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान पर हमला बंद करने का आग्रह किया। हमें आश्चर्य हुआ कि वो इतना चिंतित क्यों थे, क्योंकि संभवतः इसका कारण नूर खान एयरबेस पर रखे परमाणु हथियार थे। आश्चर्य की बात है कि 11 मई को इजिप्ट सरकार का एक विमान और एक अमेरिकी B-350 AMS विमान अचानक पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। अमेरिकी B-350 AMS विमान का उपयोग विशेष रूप से परमाणु संबंधी घटनाओं की जांच करने के लिए किया जाता है। विमान पाकिस्तान आया और नूर खान एयरबेस के पास उड़ता देखा गया। विमान रेडियोधर्मी क्षेत्रों पर बोरॉन नामक रसायन भी गिराता है, जिससे नुकसान कम होता है और जीवित हानि कम होती है। इससे पता चलता है कि नूर खान एयरबेस पर भारत के हमले के बाद परमाणु विकिरण का रिसाव हुआ था। यही वजह है कि भारत से हमला रोकने का आग्रह किया गया। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यदि पाकिस्तानी लोग विकिरण से प्रभावित होते हैं तो हमें चिंतित क्यों होना चाहिए, जबकि हम उनके द्वारा लगातार किए जा रहे आतंकवादी हमले से थक चुके हैं। ये एक गलतफहमी है और हमें सावधान रहना होगा। एक वेबसाइट है जिसका नाम यह है, जो दुनिया भर में हवा की दिशा का मौसम बताती है। आप जानते हैं कि परमाणु विकिरण हवा, मिट्टी और पानी के माध्यम से फैल सकता है। यहाँ हम हवा की बात कर रहे हैं। यदि भारत के हमले के दौरान पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचता है और विकिरण रिसाव होता है, यह संभव है कि विकिरण हवा के माध्यम से भारत तक पहुंच जाता और यहाँ भी कई लोग मारे जाते। संभवतः यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर सहमत हुए। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं और इस पर चर्चा चल रही है। आश्चर्य की बात है ना? यदि आप परमाणु बमों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तथा परमाणु हमले के दौरान सुरक्षित कैसे रहें इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।